Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Here is lecture 5 that is about enzyme inhibition from the 5th chapter of biology that is enzymes. So let's begin the video. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम को रोकने वाले फैक्टर्स दैट इज एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, हमने जो इससे पहले डिस्कस किया वो हमने एंजाइम का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उसके जो है नॉन प्रोटीन पार्ट्स को डिस्कस किया दैट इज कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम। ठीक है, फिर हमने इसके बाद फैक्टर्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उस पर इन्फेक्ट करते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस किया। अब हम देखेंगे उन केमिकल्स को जो कि एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, उनका जो रेट है उसे ब्लॉक कर देंगे। तो एंजाइम इनहिबिटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एंजाइम के साथ जो है वो इंटरफेयर करते हैं और इंटरफेयर करने के बाद उनकी एक्टिविटी को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, उनको रोक देते हैं काम करने से, उनको कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन की बात करना तो इसमें क्या किया जाता है, जो प्रोसेस है, ठीक है, इनहिबिशन प्रोसेस है, जहाँ पे भी TION का शन का वर्ड आता है इट्स मीन दैट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, और इनहिबिटर जो वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो ये एक टर्म्स होती हैं कि शन जो है वो प्रोसेस को शो करता है और टर जो है वो करने वाले को शो करता है, एज अ सब्जेक्ट जो है वो आता है। एंजाइम इनहिबिशन की बात करें तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे जो है वो ये होता है। ठीक है, एंजाइम इनहिबिट होते हैं, ऐसे प्रोसेस को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम के साथ अटैच होता है और वो प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र भी नहीं होता है एंजाइम, और ये क्या करते हैं उसकी एक्टिव साइट्स को टेम्परेरी या परमानेंटली जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, इस तरह प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, जो है ये सारा फिनोमिना, इसको कहा जाता है एंजाइम इनहिबिशन। फाइनल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो भी किसी कॉम्प्लेक्स का होता है ना, ये हमने जो फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था इसके रिगार्डिंग, उसमें जो हमने डिस्कस किया था एक पॉइंट को, इनहिबिशन का, फीडबैक इनहिबिशन, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जिसमें सीरीज चलती हैं, सीरीज कैसे होती हैं कि एक का जो प्रोडक्ट बनता है वो दूसरा सबस्ट्रेट उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं और फिर वो नया प्रोडक्ट बना देता है, फिर वो तीसरा जो है उस प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट करके उसी को कन्वर्ट करता रहता है, ये सीरीज होती हैं। और इसमें वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस का, ठीक है, जो फाइनल पे लास्ट पे जाके वो आता है, वो एक्ट करेगा इनहिबिटर के तौर पे और वो फर्स्ट स्टेप को जो है वो कंट्रोल करेगा। जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो वो अब वहाँ से मैसेज लेके आता है और फर्स्ट को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ये एक सीरीज होती है और ये एक इम्पोर्टेंट जो है ये पॉइंट है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं दैट इज़ रोल ऑफ इनहिबिटर एज अ ड्रग। जो है इनहिबिटर वो ड्रग के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो पॉइजन के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं, पॉइजन होते हैं। क्योंकि देखिए जहर का काम है कि सारे प्रोसेसेस को रोक देना, डेथ काज कर देना। डेथ तब होती है जब सारे प्रोसेसेस रुक जाते हैं। तो इनहिबिशन ने भी तो वही करना है, जितने भी असेंशियल जो है एंजाइम्स अगर वो ब्लॉक हो जाएंगे तो एक्टिविटी स्टॉप, और एक्टिविटीज़ अगर मैकेनिज्म स्टॉप तो इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इनको पॉइजन जो है उसके लिए ये जो है वो रेफ़र किया जाता है कि पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं ये। एग्जांपल की बात करते हैं जैसे एस्पारिन। एस्पारिन की बात करते हैं तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर हमारा कोई भी इन्फ्लेमेटेड एरिया, कोई भी इफेक्टेड एरिया ना, तो वहाँ पे ये अपना रिएक्शन शो करेंगे और हमें बताएंगे कि हमारी बॉडी में यहाँ पे मसला है। लाइक अगर हमारी स्किन के अंदर कोई मसला है हमारी बॉडी के अंदर, तो स्किन के ऊपर जो है वो रेडनेस शो हो जाना, वहाँ से स्वेलिंग हो जाना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है। और जब हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, लाइक हम एस्पारिन खा रहे हैं, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टॉप कर रहे हैं। जब वो स्टॉप होता है तो हमारी बॉडी रिएक्शन जो है वो शो करना, जो इफेक्ट शो कर रही होती है वो करना बस कर देती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो है वो जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं एस्पारिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी रिएक्शन करना, उसका बॉडी का रिस्पॉन्स करना, हमें इन्फॉर्म करना अलार्मिंग कंडीशन के बारे में, ये उस चीज़ को स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि एस्पारिन जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ख़त्म कर देती है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमें बता रहा होता है कि हमारे किस एरिया के अंदर कौन सा इन्फेक्शन आ रहा है या कैसा जो है इफ़ेक्ट हो रहा है उस एरिया को। ठीक है, और इस तरह एस्पारिन जो है, लाइक अगर हमें हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द हो रहा है तो उसमें हमारी बॉडी हमें रिस्पॉन्स शो करेगी कि आपके सर में कोई मसला है, कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, तो सर में पेन हो रहा है किसी भी किस्म का। ठीक है, कोई भी हो रहा है, लाइक फटीग अगर हो गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ़ौरन से जो है वो एस्पारिन खा लेते हैं। अब एस्पारिन खाने से हमें लगता है हमारा सर दर्द ठीक हो गया, मसला वहाँ का वहीं है, लेकिन सिर्फ बॉडी जो शो कर रही थी हमें कि यहाँ पे वो मसला है, जो अलार्मिंग कंडीशन में हमें इन्फॉर्म कर रही थी, वो करना बस कर देती है। ठीक है, लाइक हमारी बॉडी डल हो जाती है, प्रॉब्लम को छोड़ देती है, उसका कहती है ठीक है अगर ये प्रॉब्लम है, तो ये एस्पारिन का जो है ये रोल होता है। तो इस तरह इनहिबिटर जो हैं वो ये यूज़ किए जाते हैं एज अ ड्रग।
दूसरी बात करते हैं सायानाइड की। सायानाइड की बात करते हैं तो ये एक इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर होता है। इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ फॉरवर्ड जाता है, यानी कि ये एक दफ़ा अगर कंबाइन हो गया तो ये दोबारा इसका इफेक्ट ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, जब एक दफ़ा ये इनहिबिटर जो है ये एंजाइम के साथ मिल गया तो फिर ये इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको जो है वो रिमूव नहीं किया जा सकता। और ये क्या करेगा, ये कॉपर और आयरन के साथ जो है जितने भी साइटोक्रोम ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, उनके जाके ये बाइंड हो जाते हैं उनके साथ। ये कंबाइन होंगे कॉपर और आयरन के साथ, जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये एक एंजाइम का नेम है। उनकी एक्टिव साइट के अंदर जो कॉपर और आयरन है उसके साथ जाके बॉन्ड हो जाते हैं और इस तरह सेलुलर रिस्पिरेशन जो है उसे ब्लॉक कर देगा। अब रिस्पिरेशन ही ब्लॉक हो गई है तो सांस लेने का अमल ही ख़त्म हो रहा है, तो डेफिनेटली इंसान की डेथ ही होनी है ना। तो ये जो है ये इनहिबिटर है कि किस तरह जो है ये इनके रोल हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन में आपने देखना है एस्पिरिन का रोल, कि किस तरह एस्पिरिन जो है उसको सप्रेस कर रही है, हमारी पेन को वो कर रही है और हमें ऐसा लगता है कि ये पेन किलर है, ये हमारे लिए जो है वो बेस्ट है या ये वो, ठीक है। और बाद में दूसरा साइनाइड का आपने देखना है कि वो किस तरह जो है बॉडी के लिए पॉइजनस के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। अब हम टाइप्स ऑफ इनहिबिटर की बात करते हैं तो इनहिबिटर्स की बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की बात करें तो इसका मतलब कम्पीट करना, किसी से मिलना जुलना, ठीक है। तो ये इस सेंस में आते हैं कि जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं ना, ये सबस्ट्रेट के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहे होते हैं, इनकी रिजेम्बलेंस होती है सबस्ट्रेट के साथ, ये उससे मिल रहे होते हैं और इनकी भी सेम बाइंडिंग साइट होती है जैसे एंजाइम की थी ना एक्टिव साइट, जहाँ पे आके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। अब ये रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट से, ये उससे मिल रहे होते हैं। इनके ये समझ लें कि हम शक्ल हैं उनके, ठीक है। ये आते हैं, ये आके उस अब वो उसने फिट तो होना है ना उसके अंदर, क्योंकि सबस्ट्रेट में भी फिट होना था, ये सबस्ट्रेट की जगह खुद फिट हो जाते हैं उसमें। तो एक्टिव साइड तो ऑक्यूपाई हो गई, अब सबस्ट्रेट आके वैसे ही खड़े थे और ये उसके साथ जो है ये बॉन्ड कर बना के उसको जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं। कम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइड से जो है वो होते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं और जो सबस्ट्रेट है फिर वो अटैच नहीं हो सकता और इस तरह जो एंजाइम है वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। इनका रोल की बात करें तो इसके जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ये एंटीबायोटिक्स में यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स में इसका मतलब है कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। कैसे? क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया के पास एसेंशियल एंजाइम्स हैं जो उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, ये उससे मिलेगा, ठीक है। इनका एंटीबायोटिक में कैसे करेगा कि बैक्टीरिया की लाइफ के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए जितने एंजाइम ज़रूरी हैं, ये उनसे उनका स्ट्रक्चर जो है ये मिलता है, ठीक है, कम्पिटेटिव इनहिबिटर का। अब जब हमने उसे किल करना है, हम क्या करते हैं, हम कम्पिटेटिव इनहिबिटर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं एंटीबायोटिक की फॉर्म में। अब जब वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो जाके सबस्ट्रेट को साइड पे करता है, खुद बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देता है और इस तरह सबस्ट्रेट साइड पे पड़ा रहता है, ये बॉन्डिंग बना के ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइड को और रिएक्शन जो है वो नहीं होता। और फिर जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही उसकी बॉडी में होगी तो उसकी जो है एट द एंड उसकी डेथ हो जाएगी। तो बैक्टीरिया की डेथ दिस इज ड्यू टू दी एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं इस प्रोसेस के। एक एंजाइम है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसकी बात करें तो इसने सक्सेनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड के अंदर चेंज करना है, ठीक है। सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज ने डिहाइड्रोजिनेज, इसका मतलब ये इसने इसको कन्वर्ट कर देना है, इसमें से हाइड्रोजन निकाल देनी है और सक्सेनिक एसिड जो है उसको ये चेंज करके फ्यूमेरिक एसिड में। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल प्रोसेस था, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मेलानिक एसिड। मेलोनिक एसिड की बात करें, वो मिलता है सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट था सक्सेनिक एसिड जिसने चेंज होना था फ्यूमेरिक में। अब जब हमारे पास मेलोनिक एसिड आ जाता है ना, तो ये आपस में कम्पीट करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन जाके अटैच होगा, कौन जाके अटैच होगा। अगर तो जो मेलोनिक एसिड वो सिलेक्ट हो गया है, वो उसके साथ जाके अटैच होगा तो वो उसे ब्लॉक कर देगा। जैसे ये देखें, ये सबस्ट्रेट है, इसकी ये देखें बाइंडिंग साइड और यहाँ पे एंजाइम की बाइंडिंग साइड देखें, एक्टिव साइड, तो ये आपस में मिलते हैं, ठीक है। ये साइड से आके फिट हो सकता है। अब ये इनहिबिटर आ गया मेलोनिक एसिड, ये क्या करता है, ये यहाँ आके इसके साथ दोनों अटैच हो सकते हैं ना, कम्पीट कर रहे हैं दोनों कि कौन हम दोनों में से आगे जाए। अगर तो ये सिलेक्ट किया जा रहा है तो ये आके ये इसको ब्लॉक कर रहे हैं और ब्लॉक करने से सबस्ट्रेट ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसने एक्टिव साइड को ब्लॉक कर दिया, ऑक्यूपाई करके उसे एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो इस तरह जो एंजाइम इनहिबिटर हैं वो एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं, उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। तो ये थी कम्पिटेटिव की एग्जाम्पल कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इनमें रिजेम्बलेंस है।
अब हम बात करते हैं नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की। नॉन कम्पिटेटिव की बात करें तो इनमें सबस्ट्रेट से नहीं मिलते, मतलब इन्होंने कम्पीट नहीं करना सबस्ट्रेट से, ना इन्होंने उससे रिजेंबल करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और ना ही ये एक्टिव साइड पे जाते हैं। एक्टिव साइड पे सिर्फ कम्पिटेटिव जाते हैं क्योंकि वो सबस्ट्रेट से मिलते हैं। इन्होंने एक्टिव साइड पे जाके बॉन्डिंग नहीं करनी। ये क्या करते हैं, ये किसी और जगह पे अटैच हो जाते हैं एंजाइम की, ठीक है। एक्टिव साइट के अलावा किसी और पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएंगे और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, ये एंजाइम की शेप ही चेंज कर देते हैं, ठीक। जब उसकी शेप चेंज करते हैं ना, तो इतनी चेंज कर देते हैं कि जब असल सबस्ट्रेट आता है वो भी उसको पहचानता कि ये तो मेरा एंजाइम था जिसने मुझे प्रोडक्ट में चेंज करना था। उसकी शेप ही अल्टर कर देते हैं, बाइंडिंग साइड इफेक्ट हो जाती है। जो सबस्ट्रेट आता है वो आके फिट ही नहीं उसमें होता, उसकी बॉन्डिंग ही नहीं उसके साथ होती। तो इस तरह एंजाइम का जो है ये इनहिबिट कर देते हैं रिएक्शन को। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दो सबस्ट्रेट हैं, सक्सीनिक एसिड एंड को एंजाइम ए, ठीक है। इनकी बात करते हैं, जब भी ये आपस में मिलते हैं तो इन्होंने बताया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इनकी फॉर्मेशन करनी होती है। और ये जो एंजाइम में ये जो रिएक्शन होगा, ठीक है, ये ऊपर दो रिएक्शन थे, इसमें दो सबस्ट्रेट थे और इनका प्रोडक्ट था। अब क्या किया जाता है, जैसे ही इनका जो है वो रिएक्शन होता है तो ये एंजाइम जो होगा वहाँ पे यूज़ वो होगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज की, यानी कि ये उसने सिंथेसिस करनी है इसकी। तो इसकी फॉर्मेशन के बाद जो प्रोडक्ट है वो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करता है। सक्सिनाइल को एंजाइम जो प्रोडक्ट होगा वो ही इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करता है। वो जाएगा, वो एंजाइम के साथ बाइंड होगा, उसके साथ बाइंड होने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा और इस तरह जो है वो ज़्यादा जो है सक्सिनाइल को एंजाइम ए वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये देखें, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट था, ये एक्टिव साइड थी। ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये आपस में सही मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए प्रॉपर फिट है। ये इनहिबिटर आके एक्टिव साइड पे नहीं अटैच होगा, बाकी किसी भी पार्ट पे अटैच हो जाए, जैसे यहाँ पे ये अटैच हो गया। अब यहाँ पे ये अटैच होने के बाद इसने इसकी शेप ही अल्टर कर दी है। यहाँ पे देखें शेप चेंज है ना, इसने इसका स्ट्रक्चर ही जो है वो चेंज कर दिया है कि ये इसके पास आएगा भी तो बाइंड नहीं होगा इसके साथ, इसकी बॉन्डिंग नहीं होगी, तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। तो ये आपने इनकी एग्जांपल्स, इनकी डायग्राम्स अच्छे तरीके से जो है वो कर लेनी है। अब हम इनकी बॉन्डिंग की बात करते हैं कि वो कैसे हो सकती है। एंजाइम इनहिबिटर के एक्शंस की बात करें तो वो दो तरह से हो सकते हैं। वो इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं किस तरह के जो है ये बॉन्ड बनते हैं इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान। अगर हम बात करते हैं ना इरिवर्सिबल इनहिबिटर की, इरिवर्सिबल इनहिबिटर ने क्या करना है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और इतना भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये डिल्यूट होने से, ठीक है, या डायलिसिस करने से, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करें, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तीन प्रोसेस होते हैं, या तो इनको डाइल्यूट या डायलिसिस कर दी जाए, यानी कि ज़्यादा उसमें जो है वो उनको थिन कर दिया जाए, उसको कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा कर दी जाए। ऐसा कुछ भी करने से इसकी बॉन्डिंग ख़त्म नहीं होनी। इसने अगर एक दफ़ा बांड बना लिए तो वो बांड बन गया, फिर जो मर्ज़ी कर दें वो ख़त्म नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की बात करें तो वो परमानेंटली जो है वो एंजाइम जो पे बैक्टीरिया सेल वॉल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देती है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है कि इरिवर्सिबल है, कि वो दोबारा उसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो परमानेंट हो गया। रिवर्सिबल की बात करते हैं, रिवर्सिबल वीक बॉन्ड्स बनाते हैं। इरिवर्सिबल में तो कोवलेंट बॉन्ड्स है ना, इसमें वीक बॉन्ड्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। तो ये क्या किया जाता है, ये इनहिबिटर्स जो होते हैं ये रिलीज होते हैं, या ये अगर एंजाइम जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो इनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है। रिवर्स मतलब उल्ट, तो जैसे ही रिएक्शन हुआ, इनहिबिशन हुई, तो ये इसका रिएक्शन उल्ट भी हो सकता है, यानी कि उनको डीअटैच भी कर दिया जाता है, उतार के उसको उसका असर ख़त्म भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मेलोनेट। मेलोनेट की बात करें तो ये एक रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। ये टेम्परेरी जो है ये सिर्फ रिएक्शन को स्टॉप करता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज को, सिर्फ कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं। और इसका जो सिर्फ स्लो करेगा, मतलब एक दफ़ा अगर हो रहा है तो इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म भी किया जा सकता है। और अगर हम जो है वो मेलानेट को रिमूव कर दें तो इसका इफेक्ट ख़त्म भी हो सकता है। और दूसरा ये, अगर हम सबस्ट्रेट को जो है वो इंक्रीज़ कर दें तब भी जो इसका इफेक्ट है वो ख़त्म हो सकता है। तो ये रिवर्सिबल है, यानी कि ये उल्ट भी हो सकता है, इनहिबिशन ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन की। हर चीज़ हमारे अंदर जो भी है उसका कोई ना कोई फ़ायदा ही है हमें, ठीक है। अब इस चीज़ से हमें क्या फ़ायदा होता है, एंजाइम इनहिबिशन हमारे लिए कैसे अच्छी है, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो रोल है वो है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। उसमें इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट वो रोल है वो ये है कि ये बहुत से जो एंजाइम्स हैं
इम्पोर्टेंट एंजाइम उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, रेगुलेट का मतलब ये कि उनकी जो है अमाउंट को बरकरार रखते हैं। अगर ये ना इनहिबिट किया जाए तो हमारी बॉडी एक ही चीज़ की सेंसिस करी जाएगी और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर देगी कि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, तो बॉडी अब नॉर्मल हो जाएगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, अगर कोई चीज़ की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई हमारी बॉडी के अंदर तो ये भी हमारे लिए ख़तरा है। तो फिर क्या किया जाता है, उनको रेगुलेट करना पड़ता है और इन जो एंजाइम्स होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं ताकि इस रिएक्शन को स्टॉप कर दिया जाए। और फिर जो इस तरह है वो रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उसको मेंटेन किया जाता है। सेकंड की बात करते हैं, ये एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती है। मेडिसिन में जैसे हमने देखा था कि ये जो है ये एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज़ की जा रही हैं क्योंकि बैक्टीरिया के एंजाइम्स को ये इनहिबिट कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा जो है कैंसर ड्रग्स जो हैं वो होती हैं जो कि सेल डिवीजन को जो है वो कंट्रोल करती हैं। जिस एंजाइम ने सेल डिवीजन करनी है वो अब सेल डिवीजन करी जा रहा है, एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हुई जा रहे हैं कैंसर, तो फिर उसकी मेडिसिन है, एज अ मेडिसिन जो है वो यूज़ किया जाता है कि जिस सेल डिवीजन वाले जो सेल्स होते हैं वो जाके जो एंजाइम उनको तेज़ कर रहे हैं, ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस कर रहे हैं, वो इनहिबिट कर दिए जाते हैं ताकि सेल डिवीजन स्टॉप हो जाए और कैंसर मज़ीद स्प्रेड ना हो। तो ये इनका सेकंड इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट था। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो मेडिकल कंडीशंस को भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि ब्लड क्लोटिंग का मतलब ये है कि खून के जो है वो जम जाना, खून का उसका जो है क्लोट्स बन जाना उसके, इस चीज़ के लिए एंजाइम होता है और ये एंजाइम हमारे लिए बेनिफिशियल था। ये क्या करेगा, अगर कोई इंजरी होती है वहाँ पे फटाफट क्लॉट बन जाएगा ताकि ब्लड फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अगर बॉडी के अंदर ये ज़्यादा काम करने लगे, क्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, खून इतना गाढ़ा हो गया कि जो थिन वेसल्स हैं वहाँ से खून पास नहीं किया जा सकता, ठीक है, ब्लड पासिंग नहीं की जा सकती, वो ब्लॉक है, तो फिर क्या किया जाता है, वो एंजाइम इनहिबिट कर दिया जाएगा जो कि ब्लड क्लोटिंग करेगा और उस एंजाइम को एंटीकोगुलेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो खून की क्लोटिंग को ख़त्म कर दे और जो एंजाइम ब्लड क्लोटिंग कर रहा था उसको जो है वो इनहिबिट कर दे। तो इस तरह जो है ये एंजाइम इनहिबिशन हमारे लिए बेनिफिशियल है कि ये एंटीकोगुलेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे और जो ब्लड क्लोटिंग उससे प्रिवेंट किया जाएगा बॉडी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूज़ टू ट्रीट पॉइजनिंग। ये पॉइजन को ट्रीट करने के लिए भी जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। जो पॉइजन या टॉक्सिक होते हैं, जो जहर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बॉडी के इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, उसको स्टॉप कर देते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि किस तरह जो इनहिबिटर हैं वो एंजाइम को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं और किस तरह फिर ये क्रिटिकल हो सकता है कि उनको ट्रीट किया जा सके। तो इस चीज़ का असर देखने के लिए, उसका इफ़ेक्ट देखने के लिए, तो उसको जो है वो ट्रीटिंग के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। फिर है फिफ्थ पॉइंट, यूज़ इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च। ये मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है रिसर्च पर्पजेज़ के लिए कि किस तरह जो है ये फंक्शन करेंगे, नॉर्मल एंजाइम किस तरह जो है एक्टिविटीज़ करें और किस तरह जो है कितने इफ़ेक्ट के साथ कौन सी जो मेडिसिन है या कौन सा जो इनहिबिटर है वो इनको जो है वो रोक सकता है, या कितनी अमाउंट पे जाके ये अपनी जो एक्टिविटी है इसको स्टॉप कर देते हैं। तो इन सारी रिसर्च के लिए ये किस तरह काम करते हैं, कितनी अमाउंट चाहिए होती है, हर चीज़ को जो है वो देखने के लिए जो है ये यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च में। 6 पॉइंट की बात करें, टू स्टडी एंजाइम्स काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो एंजाइम पे इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे हमने इनहिबिशन की बात की है कि कौन सा जो इनहिबिटर है वो एंजाइम को कितना जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। मूविंग टू आवर लास्ट पॉइंट दैट इज़ अबाउट फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। इसकी बात करते हैं तो ये हमने पहले इस वीडियो के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था और इस फर्स्ट लेसन में भी, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि इसमें क्या किया जाता है, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम के मेटाबॉलिक पाथवेज जब हो रहे होते हैं तो एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट बन जाता है नेक्स्ट वाले के लिए, एक सीरीज चलती है, एक का प्रोडक्ट बनता है वो सबस्ट्रेट के लिए एक्ट करेगा दूसरे के साथ, ठीक है, फिर वो जो है उसी प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, अगला उसी प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहा है एज अ सबस्ट्रेट उस प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो ये एक सीरीज़ होती है और जो एट दी एंड होता है, जब ये रिएक्शन ख़त्म होता है तो जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल जाती है। अब इस चीज़ को जो है वो रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट को जो है वो रेगुलेट भी किया जाए, उसके नंबर्स को या उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाए और इस प्रोसेस को शट डाउन भी किया जाए, ख़त्म भी किया जाए। इस प्रोसेस को फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू जो है वो मेंटेन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कुछ जो होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्ट करेंगे और कन्फर्मेशन में चेंज कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं कि एंजाइम्स दोबारा जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ना हो और इस तरह इस पाथवे को जो है वो क्लोज कर दिया जाता है। जब पहला ही एंजाइम अगर स्टॉप कर दिया गया
ठीक है। तो ज़ाहिर है पहला प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, और जब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो नेक्स्ट के लिए सबस्ट्रेट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबस्ट्रेट तो उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे ना। तो इसलिए बेसिकली जो प्रेफरेंस पर रखा जाता है वो फर्स्ट एंजाइम को ये इनहिबिट कर देते हैं, ताकि जो है उसको ना किया जाए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक सेल है, जैसे उसने एटीपी, उसके पास बहुत ज़्यादा एटीपी है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो एटीपी क्या करेगा, ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करेगा और एंजाइम्स को ब्लॉक कर देगा कि वो एटीपी सेंसिस ना करें। तो प्रोडक्ट खुद जो है वो अपना जो है रिएक्शन से स्टॉप कर रहा है। तो इस चीज़ को जो है वो फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं, कि ये फीडबैक वापस जो था, मतलब प्रोडक्ट ने अपना रिस्पॉन्स शो किया ना, फीडबैक दिया, तो वो इस अपने जो सेंसिस उसको स्टॉप कर देते हैं। ये ऐसा फिनोमेना होता है फीडबैक इनहिबिशन की बात करें तो ये ऐसा होता है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो खुद से कंट्रोल कर रहा होता है खुद की रिएक्शन को, कि कितना रिएक्शन जो है वो होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो है प्रोडक्शन उसको लिमिट कर देते हैं। तो फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो खुद ही अपनी जो है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेंसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं कि ये एक सबस्ट्रेट है, ये इस एंजाइम के साथ आके मिला, ठीक है। जब इनका बॉन्ड बना, ये एंजाइम फर्स्ट था, अब इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया, ये जो प्रोडक्ट बना ये दूसरे ने एज अ सबस्ट्रेट यूज़ किया, एंजाइम 2 ने, फिर इसने ये प्रोडक्ट बनाया, अब वो तीसरा जो है वो यूज़ करे और ये एंड प्रोडक्ट जो है वो हमें मिला है। अब ये एंड प्रोडक्ट क्या करेगा, ये फीडबैक नॉन कम्पिटेटिव फीडबैक, नॉन कम्पिटेटिव क्या करता है, वो किसी और एरिया पे जाके अटैच करेगा एंजाइम के, ठीक है। वो यहाँ पे अटैच हुआ है, एक्टिव साइट पे जाकर नहीं। अब वो यहाँ पे आने से ये देखिए उसने इसकी एक्टिव साइट ही चेंज कर दी है, यहाँ पे एक्टिव साइट और थी, अब ये एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर जो है वो ही चेंज हो गया। तो जब असल सबस्ट्रेट आ भी रहा है तो ये उसको प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और इस तरह कोई भी मज़ीद प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। तो ये होता है फीडबैक इनहिबिशन, कि जो प्रोडक्ट है उसने ही जो है वो फीडबैक जो है दे के जो अपना प्रोडक्ट था, रिलेटिव प्रोडक्ट था, उसको जो है वो स्टॉप कर दिया और एंजाइम एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.